इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी लोग? चलिए भाई, तो आज हम लोगों की प्रैक्टिस क्लास 4 आ जाओ। तो आज हम लोग ना कुछ मैं और आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आ जाओ डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जैसा भी जो भी समझ में आएगा आंसर बताएंगे, ठीक है? चलो, ये सारे बच्चे क्वेश्चन देखें और आंसर बताएं। एक क्वेश्चन है सारे बच्चों के सामने, ठीक है? आंसर बताएं। The authorities have said that they will persecute those who are found involved in the anti-government protests. कि भाई अथॉरिटीज ने ये कहा है कि ऐसे लोग जिनको एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व पाया जाएगा उनको परसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब लगा लिया दिमाग? आ जाओ। दो वर्ड्स में लिख रहा हूं बच्चों। एक में वर्ड लिख रहा हूं प्रोसिक्यूट और एक में लिख रहा हूं परसिक्यूट। बताओ, इन दोनों में कोई बच्चा मुझे डिफरेंस बता सकता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में अक्सर ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट में डिफरेंस क्या होता है? ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है? ये दोनों ही वर्ब हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। प्रोसिक्यूट भी वर्ब है, परसिक्यूट भी वर्ब है, ठीक? इन दोनों में कोई बच्चा डिफरेंस बताए। जिसको भी लगता है कि उसे इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता है वो कमेंट करके बताए, या दोनों में से किसी का भी पता हो तो बताओ। प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट, ये दोनों वर्ड्स वर्ब हैं, बस ये ध्यान रखना। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है टू स्यू, लीगल एक्शन लेना, टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी, ठीक है? प्रोसिक्यूट करना मतलब कानूनी दंड देना, मतलब पेनलाइज करना। मौत की सजा नहीं, अरे 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 गदाधारी भीम, तुम सीधे मौत की सजा पे ही चले गए। पेनलाइज करना मतलब कानूनी दंड देना, कानूनन जो भी हो, ठीक है? परसिक्यूट का मतलब होता है टू ऑप्रेस, उत्पीड़न करना, एक्सप्लॉइटेशन करना, शोषण करना, दबाना, सब्जुगेट करना, ये मीनिंग होता है। तो प्रोसिक्यूट, जैसे प्रोसिक्यूशन होता है ना टर्म, एक तुम लोगों ने सुना होगा, प्रोसिक्यूशन एक टर्म होता है, प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन लीगल एक प्रक्रिया होती है। तो प्रोसिक्यूट करना मतलब पनिश करना, पनिश करना, पेनलाइज करना, दंड देना, ठीक है? जो भी कानून के हिसाब से सही हो वो दंड, ठीक है? अब परसिक्यूट करना मतलब किसी का उत्पीड़न करना, दबाना,
ठीक है, ऑप्रेस करना, ऑप्रेस का मतलब होता है ना दमन, ये करना। अब बताओ अथॉरिटीज ने क्या करने के लिए कहा होगा? जैसे अथॉरिटीज ने कहा, द अथॉरिटीज हैव सेड, अथॉरिटीज ने ये कहा है कि दैट दे, कि जो अथॉरिटीज हैं दे विल परसिक्यूट दोज, कि वो उन लोगों को परसिक्यूट करेगी who are found involved in the anti government protest, जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व पाए जाएंगे। तो अथॉरिटीज उन्हें क्या करेंगी? दंड देंगी, पेनलाइज करेंगी, लीगल एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। ऐसा तो नहीं कि उनका उत्पीड़न करेंगी, वो तो गैर कानूनी होता है, वो तो कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ना बच्चे, वो है कि आप इस परसिक्यूट वर्ब को हटा के प्रोसिक्यूट वर्ब का यूज करें, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर तो ये है कि आपको प्रोसिक्यूट लिखना है। अगर ये बात आप लोगों को पहले से पता थी प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट का डिफरेंस, तो ठीक है, नहीं तो अभी आगे हमेशा ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो दाएं बाएं आंसर बता रहे थे। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं उन बच्चों को जो इधर उधर के आंसर बता रहे थे, जरा वो अब ध्यान दें। देखो, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि यहाँ पे वुड आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चे, ये विल सही है। क्यों सही है समझना। जैसे टेंस में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अब जैसे यहाँ पे हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, तो अगर मेन क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में हो तो हम सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जरूरत के हिसाब से कोई भी टेंस लिख सकते हैं। तो वो जो विल लिखा है एकदम सही है। अगर यहाँ पर हैव साइड की जगह पे सैड होता तो हमें वुड लिखना पड़ता। ठीक है, तो वो सही है, उसको मत चेंज करो। फिर किसी बच्चे ने पता नहीं क्यों ये कहा कि दैट नहीं आएगा। अबे बेवकूफ, ये दैट जरूर आएगा, क्योंकि ये जो दे है ये प्रोनाउन है और ये इस क्लॉज का सब्जेक्ट है और इसको हमने अथॉरिटीज के लिए यूज किया है, समझे, तो वो भी सही है। फिर किसी ने कहा कि यहाँ पे वर फाउंड आएगा आर फाउंड की जगह पर। ठीक है, तो मेन क्लॉज प्रेजेंट में, अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में है तो अपनी कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोई भी टेंस लिख सकते हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस लिखा वो सही है। किसी ने कहा होम आएगा, बेवकूफ आंखें खोल, ये सब्जेक्ट है इस आर फाउंड वर्ब का। ये जो हु है वो इस आर फाउंड वर्ब का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होम होता है या हु होता है? तो होम क्यों आएगा? तो वो जो हमने हु लिखा वो सही है। फिर किसी ने कहा कि फाउंडेड आएगा। अब देखो बदतमीजी, देखो इनके कैसे तुक्के मारते हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा था सारे। एक वर्ब होती है फाइंड, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। फिर एक वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में फाउंड, उसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड, और फिर उसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। मतलब सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म फाउंडेड होती हैं। ठीक है, तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, पाना, मिलना। फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, ले द फाउंडेशन, नींव रखना। तो यहाँ पे दोज हु आर फाउंड का मतलब ऐसे लोग जो पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? गिल्टी। तो हमें इस मीनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब तो तुम फाउंडेड लिख दोगे मूर्ख, तो फाउंडेड का मतलब हो जाएगा जिनकी स्थापना की जाएगी, लोगों की स्थापना की जाती है, उनकी नींव रखी जाती है लोगों की, क्या है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये तो खैर कोई भी गलत मत करना भाई, ठीक है, इसको तो कोई भी गलत मत करना। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, the various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। मैं समझाता हूं, अब समझने की कोशिश करना। मान लो अपने आप नहीं जान पाए तो अब ध्यान देना। ठीक है, यहां देखो, the various consequences, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, was not foreseen by the bureaucrats, ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, बाकी जो बचा रह गया वो क्या है वो एक बार समझ लो। ये ऑफ प्रेपोजिशन है बच्चे, द डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है। ये जो ऑफ है ना बच्चे, ये प्रेपोजिशन है। द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो टेकन हमने लिखा ना, मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये मेन वर्ब होती तो ये द डिसीजन के बाद नहीं लिखी होती। ठीक है, वो द डिसीजन के बाद लिखी है तो वो मेन वर्ब नहीं है। तो ये सेंटेंस ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि वेरियस का मतलब अलग अलग, अलग अलग टाइप के। ठीक है, द वेरियस कंसिक्वेंसेस, जो विविध परिणाम है। कंसिक्वेंसेस का मतलब परिणाम, किसके परिणाम?
ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया डिसीजन है उसके जो वेरियस कंसिक्वेंसेस थे, ठीक है, was not foreseen by the bureaucrats. ब्यूरोक्रेट्स उनको फोर्स ही नहीं कर पाए, मतलब उनका अंदाजा नहीं लगा पाए कि जो डिसीजन लिया गया है इसके परिणाम क्या आएंगे, वो उसकी जानकारी नहीं ले पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो was वर्ब हमने लिखी है बच्चे, ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कंसिक्वेंसेस है जो कि प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो was की जगह वर लिखो, ये आंसर है। बहुत से बच्चों ने वर बताया था लेकिन बहुत से ने गड़बड़ भी करी है, तो काफी बच्चों ने वर ही बताया था लेकिन काफियों ने गड़बड़ भी करी है। तो इजी क्वेश्चन था बच्चा। अब देखो इतने लेवल का क्वेश्चन की तो तैयारी हमें करनी ही चाहिए, ठीक है। अब छोटा 4-5 वर्ड का सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, तब तो कोई भी उसका आंसर बता देगा। तो यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है द वेरियस कंसिक्वेंसेस, उसके साथ में वर्ब प्लूरल आएगी। तो जो वाज नॉट फोरसीन हमने वर्ब लिखी है वो गलत थी, तो हमने उसकी जगह वर नॉट फोरसीन लिख दी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वर बताया था, चाहे समझ के बताया था चाहे बिना समझे बताया था, लेकिन उनका आंसर सही था। ऐसा नहीं सोच पाते कैसा होगा बेटा, ये तो क्लास में सिखाया जाता है ना, जब आप पढ़ रहे हो, जैसे फ्रेजेस पढ़ रहे होते हो, क्लॉजेस पढ़ रहे होते हो, एडजेक्टिव पढ़ रहे होते हो, नॉन फ्रेंड वर्ब पढ़ रहे हो, तो वहां पे चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। अब किसी बच्चे ने कहा यहाँ पे फोर सी की जगह फॉर सन आएगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ होता क्या है। ये जो वर्ब होती है ना, ये होती है फॉर सी। फॉर का मतलब होता है पहले, सी का मतलब होता है देखना, फॉर सी का मतलब होता है किसी चीज को पहले से अंदाजा लगा लेना कि ऐसा होगा आने वाले समय में, तो इसको कहते हैं फॉर सी करना, मतलब प्रिडिक्ट करना, पहले से अंदाजा लगा लेना। अब इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फॉरसा, थर्ड फॉर्म होती है फॉरसीन। बात समझ में आई? तो जैसे जो सी वर्ब होती है उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ना सॉ और सीन, तो उसी तरीके से फॉर सी की भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म फॉरसा और फॉरसीन हो जाती, ठीक है। बात समझ आई? अब किसी बच्चे ने एक दो और क्वेश्चन देख, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, तो बेटा ये बदतमीजी वाली बात है। फाइनेंस मिनिस्ट्री सही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब जो कलेक्टिव लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में केवल फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होता है, मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स होते हैं पूरी मिनिस्ट्री में। ऐसा थोड़ी है पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सिंगल फाइनेंस मिनिस्टर ही चला रहा है, ऐसा नहीं होता बच्चे। मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर होता है, लेकिन फिर उसके बाद में कितने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसको हेल्प करने के लिए मिनिस्ट्री में। तो हम यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का मतलब द होल इंस्टीट्यूशन, कि वो जो पूरा इंस्टीट्यूशन है उसने डिसीजन लिया मिलके, ठीक है। तो ये जो तुम फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हो सब्जेक्टिव बातें मत किया करो, ये सही है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखो, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैसे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया यहाँ पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखो, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize. आ जाओ, अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, I never considered him to be a person who, अब यहां से आप देखना ये जो who है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब है और ये गो मेन वर्ब है, ठीक है। who would go back on his promise and, अब ये एंड हमने कंजंक्शन लिखा, ये कंजंक्शन हमने जो लिखा है इसके बाद हमने वर्ब लिखी है डू नॉट इवन अपोलोजाइज। अभी जो डू नॉट इवन अपोलोजाइज हमने वर्ब लिखी है, इसका सब्जेक्ट नहीं लिखा। अब अगर हम कंजंक्शन के बाद में केवल वर्ब लिख रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर हम कंजंक्शन के साथ में केवल वर्ब लिख रहे हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट इस वर्ब का और इससे पहले लिखी गई वर्ब का कॉमन होगा। तो कहने का मतलब ये जो हु है वही वुड गो वर्ब का सब्जेक्ट है और वही इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमने लिखा है डू नॉट इवन अपोलोजाइज, जो कि प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, लेकिन आपकी मेन क्लॉज पास्ट में है। तो अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हमने डू नॉट इवन प्रेजेंट टेंस लिखा है तो गलत है। तो अब हम इसे कैसे सही करें? तो एक तरीका तो आपके दिमाग में आएगा कि डिड नॉट लिख दो, एक तो तरीका दिमाग में आएगा, मैं देख भी रहा था कुछ बच्चों ने डिड नॉट लिखा है। एक तरीका तो आएगा कि डिड नॉट लिख दो, आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड डिड नॉट इवन अपोलोजाइज। लेकिन मैं आपसे कहूंगा डिड मत लिखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कोई पर्सन अपनी मतलब इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं उसको कभी भी ऐसा पर्सन तो नहीं मानता था, ठीक है,
कि जो अपने प्रॉमिस पे बैक हो जाएगा, अपने प्रॉमिस से पलट जाएगा और फिर माफी भी नहीं मांगेगा। तो ये कोई एक्चुअल फैक्ट को रेफर नहीं किया जा रहा, ये कोई पर्सन क्या मानता था क्या नहीं मानता था ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई एक्चुअल फैक्ट को रेफर नहीं किया जा रहा, इसीलिए आप डिड मत लिखो। आप क्या करो, इस वुड को ही हेल्पिंग वर्ब मान लो, नॉट इवन की। ये मान लो ये जो वुड है वो गो वर्ब और नॉट इवन दोनों वर्ब का कॉमन हेल्पिंग वर्ब है। जैसे इन दोनों, ये जो नॉट इवन अपोलोजाइज वर्ब है और गो वर्ब है, दोनों का सब्जेक्ट हु कॉमन है, तो दोनों की हेल्पिंग वर्ब वुड कॉमन है। तो आंसर ये कि खाली डू हटा दो, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, मैं कभी भी उसको ऐसा पर्सन नहीं मानता था हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज, जो अपने प्रॉमिस से पलट जाएगा और फिर बाद में माफी भी नहीं मांगेगा। ऐसा पर्सन तो वो नहीं लगता था। तो यहां पे केवल डू हटा दो, बस सही हो जाएगा। ठीक है, डिड लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब किसी बच्चे ने बताया कि यहां से हाँ डिड गलत हो जाएगा बच्चे। डिड इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं, जैसे वुड मॉडल है, मॉडल्स एक्चुअल सिचुएशंस को रेफर नहीं करते, वो स्पीकर के इंटेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और जो डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो एक्चुअल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करती हैं। अगर हम लिख देंगे डिड नॉट इवन अपोलोजाइज, तो इसका मतलब हो गया कि उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि उसने माफी मांगी या नहीं बता रहे। हम ये मान रहे हैं, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो स्पीकर है ये क्या मानता था, इसके अपना इंटेंशन क्या था उसको लेकर, इसकी अपनी आइडिया क्या था उसको लेकर। तो हम अपने स्पीकर के इंटेंशन को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए हम मॉडल लिखेंगे वुड। हम कोई फैक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आ जाओ, मैं कुछ और बताने जा रहा था। मैं ये बताने जा रहा था कि किसी बच्चे ने कहा कि यहाँ पे देन नहीं आएगा। ये देन सही है बच्चे, इसको मत हटा देना। देन का मतलब आफ्टर दैट, उसके बाद। देन का मतलब क्या होता है? आफ्टर दैट, फिर उसके बाद। तो जैसे दो इवेंट्स अगर कोई सीक्वेंस में हुए, तो जो बाद में हुआ सीक्वेंस होता है उसके लिए हम देन लिख देते हैं। तो ये सही लिखा हुआ है। तो जैसे हमने लिखा आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन, मैं कभी उसको ऐसा पर्सन नहीं मानता था हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, जो अपने प्रॉमिस पर पलट जाएगा, एंड देन, और उसके बाद। देन का मतलब आफ्टर दैट। ठीक है। और उसके बाद नॉट इवन अपोलोजाइज, माफी तक नहीं मांगेगा। तो ये जो देन लिखा है ये सही है, इसको गलत मत मानना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट देखो, the new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. देखो, ये जो हमने टू अफेक्ट लिखा है ना, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव वर्ब्स होते हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद हमने द एक्सपोर्ट सेक्टर, इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा है। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रेपोजिशन के और वर्ब के ही होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे द एक्सपोर्ट सेक्टर नाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिखा है टू अफेक्ट के साथ में, तो इसका मतलब ये टू अफेक्ट वर्ब है। वो अलग बात है कि मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट है, बट ये वर्ब है। ठीक है। अब तुम में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि वर्ब तो अफेक्ट होता है, इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर लिख दो अफेक्ट। ठीक। तो आंसर तो ये है, बाकी इसके अलावा हमने कुछ और पता कर लिया, हमने कोई और एरर ढूंढ लिया, वो एक अलग बात है, वो हमारी अपनी काबिलियत है। बट आंसर है इसमें अफेक्ट। लिखो अफेक्ट। अब एक दो चीजें जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, उन पे आ जाओ, डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है, सारे बच्चे लिखेंगे। स्मोकिंग डज डैश आर हेल्थ एडवर्सली। ठीक है। द डैश ऑफ द मेडिसिन इज लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। तीसरा, they often dash calmness when they are nervous। ठीक है। The coach
of the team did not dash any change in the schedule. चलो, अभी मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चंस लिखे हैं तुम्हारे लिए, 4 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए तुम्हें मैंने ऑप्शन दे दिया एक अफेक्ट और एक ऑप्शन दे दिया इफेक्ट। चलो भाई सभी लोग आंसर बताएं। ये है ए और ये है बी, सभी लोग आंसर बताओ। फिर से समझ लो, ये 4 क्वेश्चंस हैं और वो 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। उनका यूज इन चारों क्वेश्चंस में करना है। कौन सा ऑप्शन किस में आएगा सभी लोग बताएं। चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा समझ लेते हैं इन वर्ड्स को, फिर उसके बाद आंसर करना। ये जो अफेक्ट वर्ड हमने लिखा ना बच्चे, ये वर्ब है, ठीक है। और ये जो वर्ब है और इसके 2 मीनिंग होते हैं एज अ वर्ब। एक इसका मतलब होता है टू इम्पैक्ट। टू इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव डालना, असर करना। और एक इसका मतलब होता है एज अ वर्ब टू प्रिटेंड, दिखावा करना, शो करना, मतलब दिखावा करना, झूठा व्यवहार करना, ठीक है। अच्छा, ये जो अफेक्ट होता है ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है, नहीं जब ये नाउन होता है, पहले नाउन वाला मीनिंग देख लो। ये नाउन भी होता है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है इंपैक्ट, असर, प्रभाव, ठीक है। लेकिन ये वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कॉज, कॉज करना, मतलब कुछ करना, ठीक है। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है जो इसका सबसे सटीक मीनिंग कन्वे करती है, वो होती है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी चीज को कॉज करना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अफेक्ट है ये वर्ब और नाउन दोनों है, और अफेक्ट जो है वो केवल वर्ब है, इफेक्ट वर्ब और नाउन दोनों ही है, ठीक है। तो अफेक्ट का मतलब होता है एक तो टू इम्पैक्ट, असर डालना, और एक टू प्रिटेंड, दिखावा करना, झूठा मतलब शो करना। इफेक्ट नाउन होता है, इसका मतलब इंपैक्ट होता है, असर, प्रभाव। और वर्ब भी होता है, जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू कॉज, टू ब्रिंग अबाउट। अब आंसर बताओ। अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे ना बच्चे, आप इनमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पर नाउन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए ना, यहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। जो जिस सेंटेंस में नाउन की जरूरत है वहां तो इफेक्ट लिख दो, क्योंकि अफेक्ट तो नाउन होता नहीं है, तो यहां तो इफेक्ट आएगा, कंफर्म है, ठीक है। बाकियों में हमें देखना है कि बाकी तीनों में हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है। तो अब हमें ये देखना है कि वर्ब की तो हमारे पास 3 मीनिंग है। एक मीनिंग है टू इम्पैक्ट, एक मीनिंग है टू प्रिटेंड, एक मीनिंग है टू कॉज। अब हमें ये देखना है कि कहां पर हमें कौन से मीनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, स्मोकिंग डज, क्या लिखे यहाँ पे, स्मोकिंग डज प्रिटेंड आर हेल्थ, स्मोकिंग डज इम्पैक्ट आर हेल्थ, स्मोकिंग डज कॉज आर हेल्थ। तो स्मोकिंग हमारी हेल्थ को कॉज नहीं करती है लेकिन इंपैक्ट करती है। और कैसे इंपैक्ट करती है, एडवर्सली। तो यहां पे आएगा अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब यहां पर है इंपैक्ट। अब इसमें आ जाओ, दे ऑफन डैश कामनेस व्हेन दे आर नर्वस। अब हमने कहा कि जब वो नर्वस हो जाते हैं तो वो शांत रहने का दिखावा करते हैं, मतलब वो प्रिटेंड क्या करते हैं, कामनेस, लेकिन एक्चुअली में वो काम होते नहीं है, होते हैं वो नर्वस, लेकिन शो ऐसे करते हैं जैसे कि वो शांत हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आएगा अफेक्ट, और इस अफेक्ट का मतलब है प्रिटेंड, ठीक। अब इसमें आ जाओ, द कोच डिड नॉट कॉज एनी चेंज, कि कोच ने कोई चेंज नहीं किया, मतलब जैसा शेड्यूल था वैसे रहने दिया, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। तो कॉज मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, कॉज मीनिंग होता है इफेक्ट का, तो ये आंसर है। द कोच ऑफ द टीम डिड नॉट इफेक्ट एनी चेंज इन द शेड्यूल। आगे समझ, बहुत अच्छी बात है। बाकी अपना रिवीजन कर लेना, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, he was caught red handed and could not dash the charges। जैसे हमने लिखा he was caught red handed, रंगे हाथों पकड़ा गया। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है टू बी कॉट वाइल कमिटिंग द क्राइम, क्राइम करते समय पकड़ा जाना। तो हमने कहा he was caught red handed and could not dash the charges, और वो चार्जेस को नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया,
रिफ्यूट नहीं कर पाया, रिफ्यूज नहीं कर पाया, रिब्यूक नहीं कर पाया, रिवोक नहीं कर पाया। अब देखो इन वर्ड्स के मीनिंग समझना। चलो, रिवोक का मतलब होता है टू कैंसिल, एब्रोगेट, नलीफाई, इनवैलिडेट। कैंसिल कर देना, एब्रोगेट कर देना, नलीफाई कर देना, इनवैलिडेट कर देना। ठीक। रिब्यूक का मतलब होता है टू स्कॉल्ड, ठीक है, टू शाइड, टू एडमोनिश, रेप्रीमेंट, क्रिटिसाइज, इस तरीके से डांटना, धमकाना, क्रिटिसाइज करना, मतलब ये होता है डांट लगाना। रिफ्यूज का मतलब होता है नॉट टू एग्री, रिफ्यूज कर देना मतलब नॉट टू एग्री। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, एग्री नहीं करना, रिफ्यूज कर देना। ठीक है। रिफ्यूट का मतलब होता है टू डिनाई, खंडन कर देना, टू चैलेंज, चैलेंज करना कि भाई ऐसा तो नहीं है। ठीक। अब जब ये मीनिंग तुम्हें समझ में आए होंगे तो अपने आप जान जाओगे यहां पर आंसर ही है। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, रंगा हाथ मतलब रंगे हाथों वो पकड़ा गया। ठीक है। एंड कुड नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, और वो चार्जेस को डिनाई नहीं कर पाया, उसको मानने पड़े। ठीक है, मतलब फिर वो डिनाई नहीं कर पाया और उसको मानना पड़ा कि हाँ भैया गड़बड़ करिए। रिफ्यूज नहीं आएगा, रिफ्यूट आएगा। रिफ्यूज का मतलब होता है कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होना। ठीक है, हमने किसी पर्सन से कहा कि आओ चलो मूवी देखने चलते हैं, बट ही रिफ्यूज टू गो, उसने जाने से मना कर दिया। तो रिफ्यूज कर देना मतलब नॉट टू एग्री, एग्री नहीं करना, कुछ करने के लिए तैयार नहीं होना। और रिफ्यूट कर देना मतलब खंडन कर देना, चैलेंज करना किसी चीज को। तो जैसे हमने लिखा ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट चैलेंज द चार्जेस, जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो फिर वो जो चार्जेस थे उनको चैलेंज नहीं कर पाया, मतलब उसको मानना पड़ा। लास्ट मीनिंग इनवैलिडेट, लास्ट मीनिंग लिखा इनवैलिडेट कर देना, मतलब कोई चीज वैलिड है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखें सारे बच्चे। ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल, सभी ही जॉब सम्मानित सम्मानित होती हैं, मतलब हर एक काम अच्छा होता है, चाहे कोई चपरासी का काम करे, चाहे बाबू का काम करे, चाहे मैनेजर का काम करे। ठीक है, ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। क्या लिखोगे इन चारों वर्ड्स में से अगर लिखना पड़े तुम्हें तो? चलो अब देखो, इररिस्पॉन्सिबल का मतलब हो गया दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। इमटेरियल का मतलब नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी मतलब कुछ ऐसा जो अननेसेसरी है, एक्स्ट्रानियस है, एक्स्ट्रानियस है, गैर जरूरी है, मतलब जो इररेलीवेंट है। ये जो इररेलीवेंट लिखा है ना वो इसका सिनोनिम है इमटेरियल का। ठीक है, इररेलीवेंट का मतलब नॉट रिलेटेड, नॉट रेलिवेंट, ये हो गया। इररेस्पेक्टिव का मतलब हो गया नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ का अगर मैं मतलब थोड़ा सटीक मीनिंग बताऊं जो सबको समझ में आ जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं, विद नो रिगार्ड, विदाउट रिगार्ड्स टू। ठीक है, ऐसे। अब जैसे हमने जो सेंटेंस लिखा है ऑल जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल विदाउट रिगार्ड टू देयर नेचर, वो किस तरीके की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मतलब नहीं है, सभी रेस्पेक्टेबल है। कोई कैसी जॉब करता है,
जैसे कोई रेस्टोरेंट होता है तो उसमें कोई शेफ होता है, उसका काम खाना बनाने का होता है, तो उसकी जॉब ये हो गई। वेटर होते हैं, उनका काम होता है भाई जो आए हैं गेस्ट उनको खाना देना, पानी देना, उनको सर्व करना, वो अलग जॉब हो गई, ठीक है। उसके बाद में मैनेजर होता है जिसका काम होता है सारी चीजें मैनेज करना, वो एक अलग जॉब हो गई। क्लीनर होते हैं जिनका काम होता है टेबल साफ करना, साफ सफाई करना, उनकी अलग जॉब हो गई। लेकिन सबकी जॉब जो है वो सम्मानीय है, मतलब सम्मान सबका होना चाहिए। अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी की परिस्थिति की वजह से कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो हम उसको अपमानित करें, ठीक है। तो आंसर है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर का मतलब विदाउट रिगार्ड टू देयर नेचर, कि किस तरीके की जॉब है इससे मतलब नहीं है, हर एक जॉब अच्छी होती है। अच्छी का मतलब रिस्पेक्टेबल होती है। अगला देखो, सम फार्मर्स चेज यू ऑफ देयर लैंड डैश एग्रेसिवली। मान लो जैसे गांव में लोग घूमने उमने जाते हैं शहर के, ठीक है, तो उन्होंने देखा किसी खेत में गन्ना है, तो उन्होंने सोचा ये तो खेत, तो शहर में तो क्या होता है, शहर में तो लोग छोटी छोटी बाउंड्री बना लेते हैं, गमला तक लगाया तो उसके आसपास में बाउंड्री लगा दी, ठीक है। तो ये आपने दीवार उठा दी। तो शहरों में क्या होता है, लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो कवर्ड होती है जनरली। गांव में तो खुले खेत पड़े हैं, ठीक है। तो कोई शहर का आदमी घूमने गया, किसी ने सोचा अरे ये तो सारे खुले पड़े, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, तो उसको लगता है पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसने देखा किसी खेत में गन्ने लगे हैं, घुस गया, तोड़ लिया, ठीक है। या उसने देखा किसी खेत में कुछ और लगा हुआ है, घुस गया अपना, लेकिन फिर वो जो किसान है जिसका वो खेत है उसने दौड़ा लिया, ठीक है। सम फार्मर्स चेज यू ऑफ, दौड़ा देते हैं तुम्हें अपने खेती से, लैंड से। कैसे, ये हमें बताना है। तो अब आप यहां ध्यान से देखो, ये जो वर्ड हमने लिखा ना एग्रेसिवली, ये एडवर्ब है, और हमें एक ऐसा वर्ड लिखना है जो इसको डिस्क्राइब करे। तो अब चूंकि एडवर्ब है तो इसे कोई एडवर्ब भी डिस्क्राइब कर सकता है, और तो कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो हमें वहां पे एडवर्ब लिखना है। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको एक बार समझना, ये जो क्वाइट, ये क्वाइटली और ये क्वाइट जो हमारे वर्ड्स हैं, इनमें से ये जो क्वाइट है ये एक एडवर्ब है, ये क्वाइटली भी एक एडवर्ब है, और ये क्वाइट एडजेक्टिव है, और ये कोई वर्ड नहीं है, ये ऐसे लिख दिया, मतलब ये है ही नहीं कोई, ये कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है, हटा दो। तो ये जो तीन वर्ड हैं इनमें क्या डिफरेंस है ये समझिए। ये जो क्यू आई टी क्वाइट हमने लिखा है ये एडजेक्टिव होता है बच्चे, और इसका मतलब होता है साइलेंट, ठीक है। और ये जो क्यू आई ई टी एल वाई हमने क्वाइटली एडवर्ब लिखा वो इसी की एडवर्ब फॉर्म होता है, और उसका मतलब होता है साइलेंटली, ठीक है। और ये जो क्वाइट हमने लिखा है टू, इसका मतलब हो गया टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंटली, अच्छा खासा, ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से एक ऑप्शन तो होता ही नहीं है, वो तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो गलत लिखा हुआ है ऐसे कंफ्यूज करने के लिए, तो ये तो हटा दो। अब बच गए चार ऑप्शन, चार में से देखें, चार में से देखें तो एक ऑप्शन एडजेक्टिव है, ठीक है। जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब कर नहीं सकता एडवर्ब को, क्योंकि एडवर्ब को तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एडजेक्टिव को एडवर्ब डिस्क्राइब कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों एडवर्ब हैं, देखो मीनिंग के हिसाब से, साइलेंटली एग्रेसिवली या सिग्निफिकेंटली एग्रेसिवली, मच एग्रेसिवली, मतलब क्वाइट का मतलब आप मच मान सकते हो, यहां पर समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ए आएगा कि कुछ किसान ऐसे होते हैं अगर आप उनकी जमीन में घुस गए, उनके लैंड पे, खेत पेत में, तो फिर आपको कस के दौड़ा लेते हैं एग्रेसिवली, लाठी डंडा लेकर, ठीक है। कोई तो होगा प्यार से कहेगा कि भैया बाहर हो जाओ, ठीक है। कोई होगा रुकेगा, रुक तेरी तो, और लाठी लेके दौड़ा लिया, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा ये वाला क्वाइट, क्वाइट एग्रेसिवली, बड़ा एग्रेसिवली वो दौड़ाते हैं आपको, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ। Birds sit on the boughs of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with music. आंसर बता, आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर बताएं सभी लोग। चल अब देखो इसमें समझना सभी लोग, यहां पे जो पूरा सेंटेंस है ना, इसको एक बार ऐसे समझिए, इसमें है क्या, मैं एक बार ना आप लोगों को समझा देता हूं। ये जो फिल है ना ये वर्ब है, द एयर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। विद म्यूजिक ए प्रेपोजिशनल फ्रेज है हाउ का रिप्लाई, ठीक है। विद स्वीट नोट्स, विद देयर स्वीट नोट्स, ये भी हाउ का रिप्लाई है, ये भी एडवर्ब फ्रेज है। अभी जो एंड हमने लिखा ये कंजंक्शन है। अब हमें समझना है ये कंजंक्शन किसे जोड़ने के लिए होगा, ठीक है। तो ये कंजंक्शन एक्चुअली जोड़ने के लिए लिखा गया वर्ब्स को। बर्ड्स सिट ऑन द बाउज ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है बर्ड्स, ठीक है, और ये एक इसकी वर्ब है सिट, ये वर्ब 1 है। अब फिर जो एंड कंजंक्शन है इसके बाद में हमें दूसरी वर्ब और दूसरा प्रेडिकेट लिखना है, क्योंकि एक मेन वर्ब का मतलब एक प्रेडिकेट होता है। तो यहां से एक प्रेडिकेट तो कंप्लीट हो गया, एक प्रेडिकेट कंप्लीट हो गया यहां से लेकर यहां तक। अब दूसरा प्रेडिकेट हमें एंड के बाद लिखना है, क्योंकि एंड के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, केवल प्रेडिकेट लिखना है। तो अगर हमें प्रेडिकेट की शुरुआत करनी है तो हम किससे करेंगे, वर्ब से। तो दूसरे वाले प्रेडिकेट की वर्ब कौन सी है, फिल। तो एंड के बाद में पहले हम लिखेंगे फिल वर्ब, फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट और फिर कोई एडवर्ब चाहिए होगा तो लिखेंगे। तो एंड के बाद में पहले में फिल लिखना पड़ेगा, ये गलत, और वो जो लिखा वो गलत। अब फिल देयर स्वीट नोट्स इन द एयर ये लिखें, या फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स ये लिखें। एक मिनट, नहीं एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। यहां देखो, एंड विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विद म्यूजिक, वो तो खैर गलत है। अब या तो हम लिखें फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, तो बाय हम लिख नहीं सकते, बाय जो प्रेपोजिशन होते हैं ना डूअर के साथ लिखी जाती है, ठीक है। देयर स्वीट नोट्स जो हमने लिखा नहीं मीन्स है, इसके बाद में प्रेपोजिशन विद होनी चाहिए, फिल समथिंग विद समथिंग। जैसे हमने लिखा ही फिल्ड द बॉक्स बाय मनी, कि उसने पैसे से पूरा बॉक्स भर दिया। तो यहां पे बाई गलत है, हमें विद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बाई है ये गलत है, यहाँ पे विद लिखना पड़ेगा, तो हटा देते हैं। चलो अब बच गया, या तो हम लिखें एंड फिल देयर स्वीट नोट्स इन द एयर, ये सही है, या हम लिखते हैं एंड बाय देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर। अब हमें सोचना है कि वो फिल किस चीज को करती होंगी। अब ये बता दो बस, फिल वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। फिल वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर एयर है तो ऑप्शन ये सही है। फिल वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर देयर स्वीट नोट्स है तो आंसर ए है। अब इतना हमें अपने कॉमन सेंस से जानना पड़ेगा कि फिल किस चीज को किया जाता है। एयर को फिल किया होगा स्वीट नोट्स से, या स्वीट नोट्स को फिल किया होगा एयर से। एयर को फिल किया होगा, जैसे हवा में गाना गा रही हैं बर्ड, ठीक है, तो वो गाना जो पूरी हवा में सब तरफ बिखर गए, भर दिया उन्होंने पूरे एयर को। तो हमें पता है फिल वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो एयर होगी, तो अगर एयर होगी तो ये आंसर हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। Birds sit on the boughs of the trees in my garden and by their sweet notes fill the air with music, और वो पूरी एयर को म्यूजिक से भर देती हैं। By their sweet notes, अपने स्वीट नोट्स के द्वारा वो पूरी एयर को फिल कर देती हैं म्यूजिक से, ठीक। तो आंसर आ गया बी। टेक्निकल क्वेश्चन आया वो एसएससी के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। एयर को फिल के नोट से, एग्जैक्टली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, कि हमने एक वेंट वर्ब लिखी और एक हैड वर्ब लिखी। दोनों वर्ब का सब्जेक्ट दे है, और ये जो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव पेयर यूज किया है, तो हमें पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, ठीक है। ये हमेशा जो कोरिलेटिव पेयर ऑफ कंजंक्शंस हैं ये हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को या वर्ब वर्ब को। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट तो एक ही है, वर्ब दो हैं, तो हम सब्जेक्ट को तो जोड़ नहीं सकते। तो जो नॉट ओनली हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा है गलत है, ठीक है। नॉट ओनली कहाँ आना चाहिए, वर्ब से पहले आना चाहिए। अच्छा, इसमें हमने नॉट ओनली को वर्ब से पहले नहीं वर्ब के बाद में लिख दिया, तो ये भी गलत है। तो या तो हम लिखें दे नॉट ओनली वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट, या हम लिखें नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। अच्छा, तो दोनों से हो जाएंगे बच्चे, ध्यान नहीं दिया।
ये दोनों ही सही है एक्चुअल में। अगर हम इन्वर्टेड फॉर्म लिखेंगे तो नॉट ओनली हमें पहले लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म आ जाएगी, नॉट ओनली डिड दे गो। अदरवाइज अगर हम नॉट ओनली को मेन वर्ड से पहले लिखेंगे तो असर्टिव फॉर्म आएगी। वे दोनों ही सही है। चलो, अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन बन जाए कि हमें दो ऑप्शन दे रखे हो, दोनों ही सही हो, तो जो पहले वाला होता है उसको टिक मार दिया करो। एसएससी में तो वैसे यही, हालांकि ये दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, ए और सी दोनों सही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब कभी पेपर में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसके दो ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं, अब जैसे यहां पर है, अगर हम इन्वर्जन यूज करें तो पहले वाला सही है, नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। और अगर हम इन्वर्जन नहीं असर्टिव फॉर्म यूज करें तो फिर सी सही है, दे नॉट ओनली वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। तो जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिसके दो ऑप्शन दे रखे, मतलब चार में से कोई दो ऑप्शन ऐसे हो जो आंसर हो सकते हो, तो जो पहले वाला ऑप्शन होता है उसको आंसर किया करो, मतलब उसको टिक किया करो। तो कुल मिला के जो पहले वाला ऑप्शन है हम उसी को करेक्शन में टिक कर देंगे, नॉट ओनली डिड दे गो। अगले पे आ जाओ, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी, क्या लिखें? मैनी मैन लिखें, अ मैनी मैन लिखें, मैनी अ मैन लिखें, नो इंप्रूवमेंट लिखें? तो देखो यहां पे हमें समझना यह है कि मैनी मैन या फिर मैनी अ मैन, ये दोनों सही होते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पर समझना यह है कि मैनी अगर लिखोगे तो उसके साथ नाउन आएगा प्लूरल, मैनी डिटर्मिनर है, मैनी ये भी डिटर्मिनर होता है। अगर मैनी ये लिखोगे तो उसके साथ नाउन आएगा सिंगुलर। अच्छा, मीनिंग एक ही होता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता, ग्रामर का डिफरेंस है और मीनिंग का नहीं। तो अगर हमने मैनी ए के साथ में मैन लिख रखा है प्लूरल में तो ये गलत है। अब मैनी कोई एक्सप्रेशन होता नहीं, ये गलत है। मैनी के साथ में सिंगुलर नाउन आ नहीं सकता, ये गलत है। तो इसका मतलब जो लिखा है वही सही है, डी, नो इंप्रूवमेंट, मतलब जो लिखा है वही सही है। देखो, मैनी ए के साथ नाउन सिंगुलर आता है, यहाँ प्लूरल लिखा हुआ है तो ये गलत है। मैनी के साथ नाउन प्लूरल आता है, यहाँ सिंगुलर लिखा है तो ये गलत है। अब मैनी मैन को एक्सप्रेशन होता नहीं है, ये अनग्रामेटिकल है, तो वो गलत हो गया। तो इसका मतलब वो जो हमने लिखा वही सही है, नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब आगे क्लोज टेस्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। हमारी कोशिश होगी कि क्लोज टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अच्छी रहे, क्योंकि क्लोज टेस्ट बच्चों को ज्यादा दिक्कत करते हैं, तो क्लोज टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अच्छी रहे, ऐसी कोशिश है। आ जाइए, अब आप यहां पे देखोगे हमने क्लोज टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोज टेस्ट को लेकर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय दो टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। पहला काम कि पूरे क्लोज टेस्ट को जितना जल्दी आप पढ़ सकते हो समझते हुए, मतलब इतना जल्दी भी नहीं पढ़ना कि हम समझ ही नहीं पाए हमने क्या पढ़ लिया है, ठीक है, और इतना धीरे भी नहीं पढ़ना कि हमारा टाइम भी मतलब में खराब हो जाए। तो जो टाइम बचा सकते हो बचा लेना चाहिए। तो पहले पूरा सेंटेंस, पूरा क्लोज टेस्ट जितनी जल्दी आप पढ़ सकते हो समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। और पूरे क्लोज टेस्ट को जब हम आंसर करना शुरू करेंगे तो सेंटेंस वाइज करना है, एक सेंटेंस एक साथ कंसीडर करना है, ठीक है। आज पहले पढ़ लेते हैं। The library, if used properly, is invaluable in helping you develop discernment. Discernment का मतलब होता है समझ, लॉजिक, चीजों को समझ पाना, क्या सही क्या गलत, सेंस। It is rich dash information that goes far beyond the dash of any one textbook or course. Dash your textbook author does not make a particular dash clear and you feel the need dash another description in greater detail dash in other words. Go to the library and dash other books on the subject by calling dash 2 or 3 writers dealing with the dash topic. You will find some dash of certain facts. In seeking additional resources, you will have gained immeasurably. For you will have seen what several experts perceive as being particularly important on a common subject. पढ़ लिया, चलो अब क्या करना है, हमें क्लोज टेस्ट को सेंटेंसेस में देखना है। अब बार बार तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्लाइड्स कई हैं। अब एक ही स्लाइड पे अगर कई क्वेश्चन होते तो हम ऐसा कर सकते थे, बट यहाँ पे स्लाइड अलग अलग है, तो मैं पहले क्वेश्चन के लिए कर देता हूँ, बाकी से आप अपना ऐसे समझते हुए चलोगे। तो अगर हम अपने इस क्लोज टेस्ट को देखें ध्यान से तो हम पाएंगे कि पहला सेंटेंस जो इस क्लोज टेस्ट में है वो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। दूसरा जो इस क्लोज टेस्ट का सेंटेंस है वो यहां से शुरू होकर यहां तक है। तीसरा इस क्लोज टेस्ट का जो सेंटेंस है वो यहां से लेकर
यहां तक है, ठीक है। चौथा जो इस सेंटेंस का क्लोज टेस्ट का सेंटेंस है वो यहां से लेकर यहां तक है, और अगला इस सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। तो हमें ना क्लोज टेस्ट सॉल्व करते समय सेंटेंस को ध्यान में रखना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे यहां पर 1 2 3 4 5, मतलब टोटल क्लोज टेस्ट में 5 सेंटेंसेस हैं। 5 सेंटेंसेस का क्लोज टेस्ट है, 5 से ज्यादा नहीं है सेंटेंस, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स आपको ध्यान रखने की, पहले क्लोज टेस्ट पूरा पढ़ लेना है समझते हुए जल्दी से जल्दी, फिर उसके बाद में जब हमें आंसर करने हैं तो हमें केवल ब्लैंक नहीं देखना है, उस ब्लैंक का सेंटेंस कहां पर एंड हो रहा है, जिस सेंटेंस में वो ब्लैंक है वहां तक पढ़ना है। चलो शुरू करें। जैसे ये जो लिखा है ना पहले वाला, तो इसमें रिच इन ही आ सकता है, हालांकि इसका तो ऑप्शन भी दे रखा है, आप देख के भी बता सकते हो, नहीं तो इसमें इन ही आएगा। पता क्यों? ये बहुत कॉमन फ्रेज होती है, रिच इन विटामिन डी, रिच इन विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी। तो इसमें तो इन ही आएगा, चाहे हमें दिया जाए ऑप्शन चाहे ना दिया जाए, ठीक है। एक हो गया। बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स, इसमें पेजेस आएगा नहीं, अच्छा कोर्स लिखा हुआ है, पेजेस नहीं आएगा। पेजेस ऑफ एनी टेक्स्ट बुक और कोर्स, नहीं नहीं, अगर कोर्स नहीं लिखा होता तो हम पेजेस लिख सकते थे, कोर्स को पेज से रिलेट नहीं। चलो इसका तो देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखने पड़ेंगे कौन से दे रखे, उनमें से चूज करना पड़ेगा। और कोर्स डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर डैश क्लियर, इसमें पॉइंट आएगा, बिंदु, पॉइंट का मतलब बिंदु, कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लो, ठीक है। यू फील द नीड फॉर समथिंग, फॉर का मतलब रीजन, ठीक है। नीड फॉर फूड, नीड फॉर स्पीड एक बहुत फेमस गेम भी, अगर तुम लोगों ने देखा हो, एक वीडियो गेम है नीड फॉर स्पीड, ठीक है। किस चीज की नीड, वाई का रिप्लाई इंग्लिश में प्रिपरेशन फॉर होती है, ठीक है। तो इसमें फॉर आएगा। इन ग्रेटर डिटेल डैश इन अदर वर्ड्स, गो टू द लाइब्रेरी and dash some other books on the subject, check, इसमें चेक आएगा। by calling dash 2 or 3 writers dealing with the dash topic, same topic, एक ही टॉपिक को डील करने वाले 2 या 4, ठीक है। you will find some dash of certain facts, तो मतलब ये 4 तो कम से कम है ही ऐसे इसमें कि जिनमें आप श्योर होकर बता सकते हो कि उस वाले में फर्स्ट में इन आएगा, फोर्थ में पॉइंट आएगा, और इसमें नीड के साथ फॉर आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसमें सेम आएगा, ये इसमें चेक आना चाहिए, चेक कर लो जाके भाई, मान लो कोई ऐसा है पॉइंट जो आप बुक में पढ़ रहे हो उसमें क्लियर नहीं किया गया, तो आप जाके दूसरी बुक चेक करके देख लो, चेक करना मतलब जाके चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, थर्ड में भी हाँ इफ आएगा, लेकिन चलो तब भी खैर देख लेते हैं मम्मी को। तो मतलब अभी तो हमें 5 मिल गए, नहीं तो कम से कम 3-4 तो आपको हमेशा ऐसे मिल जाते हैं। 10 में से अगर दिमाग लगाओगे तब मिलेंगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो ये भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं जो आपसे कहता हूं कि सोचने समझने की आदत डाल, उसका लॉन्ग टाइम में बड़ा फायदा मिलता है। जब हम सोचने की आदत डालते हैं, सोचने समझने की आदत डालते हैं, तभी हमें फायदा होता है, ठीक है। अब जो बच्चे सोचने समझने की आदत नहीं डालते ना, उनको 3 भी नहीं मिलते। नहीं तो हर एक क्लोज टेस्ट में, ठीक है, आपको 3-4 कम से कम कह रहा हूं मैं, 3-4 कम से कम ऐसे ब्लैंक मिलेंगे 10 में से, जिनके लिए तुम्हें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होगी, बिना ऑप्शन के ही बता दोगे कि इसमें तो यही आएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब एक तो पढ़ने की आदत होगी, रोज हम 2-4 पेज इंग्लिश के पढ़ते होंगे, और हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय दिमाग का भी यूज करते होंगे, थोड़ा समझ भी यूज करते होंगे। ये नहीं कि खाली हम रट्टा मार के या केवल तुक्का मार के आ जाते हैं, तब तो फिर एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं। तो पहले वाले में तो हमें पता ही है इन आएगा, तो इसमें तो अब डिस्कशन ही क्या करना, ठीक है। तो इसमें आंसर आ गया इन, ठीक है। इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी जो होती है इफ यूज प्रॉपरली, अगर उसको प्रॉपरली यूज करा जा पाए, इज इनवैल्यूएबल, तो वो अमूल्य है, इनवैल्यूएबल है, ठीक है। प्राइसलेस है, इज इन हेल्पिंग यू, किस चीज में इनवैल्यूएबल है, इन हेल्पिंग यू डेवलप डिसर्नमेंट, कि आपकी अपनी समझ, आपका अपना सेंस विकसित करने में जो लाइब्रेरी है उसका मतलब जो योगदान है वो अतुलनीय है, ठीक। इट इज रिच डैश इंफॉर्मेशन, इट का मतलब लाइब्रेरी, ठीक है, इट का मतलब लाइब्रेरी है, ध्यान रखना।
इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरी जो होती है वो रिच इन इंफॉर्मेशन होती है, मतलब उसमें बहुत इंफॉर्मेशन होती है, ठीक। दैट गोज फार बियॉन्ड, जो इंफॉर्मेशन होती है लाइब्रेरी में, वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है, दैट गोज फार बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स। जैसे कोई एक टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो, तो उस टेक्स्ट बुक में तो लिमिटेड जानकारी ही होगी, लेकिन लाइब्रेरी में तो हजारों किताबें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई एक बुक या कोई एक कोर्स कर रहे हो, जैसे आपने ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है इंग्लिश सीखने के लिए, तो इस कोर्स की, या आप कोई बुक प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो, तो उस कोर्स की अपनी लिमिट्स हैं, लेकिन लाइब्रेरी में तो हजारों किताबें होती हैं। तो आप किसी एक सिंगल बुक से या सिंगल कोर्स से जितनी इंफॉर्मेशन पाओगे, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में होती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे बताने कि हम क्या लिखें, बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स, बियॉन्ड द पेजेस। अब कोर्स ना लिखा होता तो पेजेस आ जाता, पेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, लेकिन कोर्स लिखा तो पेजेस गलत हो जाएगा। बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एनी टेक्स्ट बुक और कोर्स कन्फाइंस लिमिटेशंस। लिमिट तो आएगा नहीं, अगर यहाँ पे लिमिट्स, लिमिट का मतलब सीमा होता है, ठीक है। तो अगर लिमिट्स लिखा होता तो हम एक बार में देख लेते, अभी लिमिट लिखा सिंगुलर तो आएगा नहीं, या तो कन्फाइंस लिखें, लिमिटेशंस लिखें। लिमिटेशन का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमजोरी। लिमिटेशन नेगेटिव वर्ड होता है, सारे बच्चे बात ध्यान रखेंगे। द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम, आजादी की मतलब लिमिटेशन, तो लिमिटेशन बेसिकली नेगेटिव वर्ड होता है, तो लिमिटेशन वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कन्फाइंस। कन्फाइंस का मतलब एक कन्फाइनमेंट होता है ना, कन्फाइनमेंट का मतलब घेराबंदी होती है, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है घेराबंदी, कि कोई चीज जो है वो इतनी ही चीज को कवर कर पा रही है, तो कन्फाइंस का मतलब कवर। तो जितना एरिया टोटल है जो घेरे के अंदर है, बाउंड्री के अंदर है, उसको हम कन्फाइंड कहते हैं, कन्फाइंस कहते हैं। तो इसमें सी आंसर आएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स, किसी भी एक टेक्स्ट बुक या किसी भी एक कोर्स की जितनी सीमा होती है, जितनी परिधि होती है, उसके परे बहुत दूर तक जानकारी जो होती है वो लाइब्रेरीज में होती है। अब लिखा डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ डैश पर्टिकुलर क्लियर एंड यू फील द नीड। अब यहाँ पे एक कंडीशनल टाइप सिचुएशन है कि मान लो आपका जो टेक्स्ट बुक ऑथर है वो किसी पॉइंट को, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर ना कर पाए और आपको जरूरत हो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे कंडीशनल टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हम लिखेंगे इफ, ठीक। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चे इफ। एक मिनट, इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंट्री एक्सप्लेनेशन पॉइंट, ये देखो पॉइंट दे रखा है कि मान लो आपके टेक्स्ट बुक ऑथर है, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ना कर पाए, डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर, तो क्या होगा, एंड यू फील द नीड, और आपको आवश्यकता महसूस हो, मान लो आपने टेक्स्ट बुक में कोई चीज पढ़ी, तो कोई पॉइंट जो है वो ऑथर ने उसको क्लियर नहीं करा, ठीक है, सुपरफिशियली टच करके आगे चला गया, तो ऐसे में अगर आपको जरूरत महसूस हो, यू फील द नीड, नीड किस चीज की, वाई, वाई का रिप्लाई फॉर प्रीपोजिशन होती है इंग्लिश में, ठीक है, वाई का रिप्लाई जो है वो फॉर प्रीपोजिशन होती है इंग्लिश में। एंड इफ यू फील नीड, नीड फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन, और आपको अनदर डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता महसूस हो, ठीक, तो आप क्या करेंगे, अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल में आपको जरूरत हो, डैश इन अदर वर्ड्स गो टू द लाइब्रेरी, या फिर दूसरे शब्दों में, मान लो टेक्स्ट बुक के ऑथर ने जिस जानकारी को जिन शब्दों में बताया आपको, आपको लगे कि किन्हीं इसी बात को अगर किन्हीं दूसरे शब्दों में बताया जाएगा तो बेहतर समझ में आएगी, तो अल्टरनेशन हो गया, अल्टरनेशन हो गया तो और आ जाएगा, और इन अदर वर्ड्स, या फिर दूसरे शब्दों में, फिर से ध्यान से पढ़ना पूरा सेंटेंस यहां तक। If your textbook author does not make a particular point clear and you feel the need for another description in greater detail or in other words, ठीक है, और आपको आवश्यकता महसूस हो किस चीज की, दूसरे डिस्क्रिप्शन की, ज्यादा डिटेल में या दूसरे शब्दों में, आप चाहते हो यही बात दूसरे शब्दों में हमें पढ़ने सुनने को मिल जाए जिससे थोड़ा बेहतर समझ आ जाए, तो वहां पे आ गया और ऑप्शन के लिए गो टू द लाइब्रेरी, तो आप जाओ लाइब्रेरी, अगर ऐसी हो, ऐसी आवश्यकता आपको पड़े, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, एंड डैश अदर बुक्स ऑन दैट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट पे बाकी बुक्स हैं उनको जाके करो, क्या करोगे, जाके बुक्स को वेरीफाई, आइडेंटिफाई, चेक, कलेक्ट, चेक, चेक का मतलब जांचना, जाओ देखो जाके बाकी बुक्स में क्या जानकारी दे रखी है उस टॉपिक पे। मान लो कोई आप किसी सब्जेक्ट की किसी टॉपिक की बुक पढ़ रहे हो, उस बुक में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर नहीं किया गया, ठीक है, तो आप जाओ लाइब्रेरी, जाके दूसरी बुक्स चेक कर लो, चेक कर लो का मतलब देखो जाके उनमें क्या लिखा उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, तो ये आ गया, इसमें आ जाएगा चेक, अदर बुक्स ऑन दी
ऑन द सब्जेक्ट बाय कॉलिंग डैश 2 और 3 राइटर्स विद द डैश टॉपिक। इसमें तो सेम आएगा, कंफर्म है। बाय कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर तो आएगा नहीं, कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर करना, डिमांड करना, ठीक। कॉल अप का मतलब होता है जो आपके पास रिसोर्सेस है उनका यूज करना। कॉल अप करना मतलब जैसे आपके पास कोई पर्सन है जो काम करता है, कॉल अप करना मतलब उसको बुलवाना कि वो आए, ठीक है। तो कॉल अप का मतलब होता है जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो आपके पास जानकारी है, उसका यूज करना, ठीक है। डी नहीं आएगा, इसमें आएगा अप, बी पार्ट। तो इसका आंसर है बी, कॉल अप। मैं यहां लिख देता हूं टू कॉल अप। देखो टू कॉल अप जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ना बच्चे, एक तो इसका मतलब होता है टू रिकलेक्ट, ठीक है, और एक इसका मतलब होता है टू फोन। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये वाला है, रिकलेक्ट, मतलब कोई जानकारी है, कोई चीज जो है वो अवेलेबल है, उसको यूज करना, ठीक है, उसको याद में लाना, तो उसको कहते हैं कॉलिंग अप। ही कॉल्ड अप माई द मेमोरीज, ठीक है, आई कॉल्ड अप द मेमोरीज ऑफ माई स्कूल व्हेन आई वॉच दैट मूवी। जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे अपने स्कूल डेज की याद आ गई, तो रिकलेक्ट करना। तो यहां पर यही मीनिंग रिक्वायर्ड है। गो टू द लाइब्रेरी बाय कॉलिंग अप 2 और 3 राइटर्स डीलिंग विद द डैश टॉपिक। जब आप एक दो राइटर्स को वहां पे कलेक्ट करोगे, जो वहां पे अवेलेबल हैं, उनको चेक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, विद द एक्चुअल टॉपिक स्पेसिफिक करंट सेम टॉपिक। तो जब सेम टॉपिक पे आप दो चार राइटर्स को वहां पे देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल फाइंड सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो आपको कुछ फैक्ट्स का मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ फैक्ट्स का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, या एविडेंस मिलेगा, ठीक है। तो अब इनमें से हमें चूज करना है, तो हम वहां पे ढूंढने क्या गए, डिस्क्रिप्शन तो हमें पहले ही दे रखा था, लेकिन हम उससे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं जिससे चीजें हमें बहुत समझ में आ जाए और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हम लिखेंगे क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो कोई सर्टेन फैक्ट्स हैं, आपको उनका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, स्पष्टता मिल जाएगी, क्योंकि पहले आप स्पष्ट नहीं थे, आपको कंफ्यूजन था, आपको डाउट था, जिस वजह से आप लाइब्रेरी गए। तो जब आप लाइब्रेरी जाओगे और वहां पे जाके आप उसी टॉपिक पे कुछ और ऑथर्स को पढ़ोगे, तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जो क्लैरिटी आप लैक कर रहे थे वो क्लैरिटी आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। सम क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स इन सीकिंग एडिशनल सोर्सेज, बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल, तो ये हो गई आपकी क्लास।